नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज से हम लोग एक बहुत ही नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ये सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है ये एमसीक्यू बेस्ड सीरीज होगी, जिसमें मैं आप लोगों को नीमरा सुंडा जी की जो बुक है, इस बुक को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ा दिया है। पूरा लेक्चर नंबर 1 से लेके और लास्ट लेक्चर तक पूरे इस बुक को मैंने अच्छे तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया भी है। उसी सीरीज को मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे तरीके से होगा। इस सीरीज में मैं आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाते हुए, यानी कि एक तरीके से रिवीजन करवाते हुए, चीजों को याद करवाते हुए इस बुक को मैं पढ़ाऊंगा। इस बुक का आज ये पहला लेक्चर होने वाला है। हम ये प्रयास करेंगे इस लेक्चर्स में, ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारी ये बुक है नीमराज सुंडा जी की ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, इसको जो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो हमारे पुराने वाली जो सीरीज से आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है, उस सीरीज को आप यहाँ से अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर पाओगे। आपने जो वहाँ पर याद किया है, उसका आप समझो एक तरीके से यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हो रहा है कि आपको कितना आ रहा है। जितना आपने उसमें से पढ़ा है, उसमें से आपको कितना इस समय याद है। तो उसको याद कराने का भी प्रयास करता रहूँगा। साथ-साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन को भी मैं समझाने का प्रयास करता रहूँगा। हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज ये पहला लेक्चर है। इसके अलावा मैं रोज़ आपको एक वीडियो इस लेक्चर की लाता रहूँगा इस सीरीज़ की। अगर आप लोगों का अच्छा सा सपोर्ट मिलता रहा, तो इसको भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। पूरी ये जो सीरीज़ है, इससे आराम से कंप्लीट हो जाएगी। आपको क्या करना है कि पहले जो हमारी पुरानी सीरीज़ है, उसमें से लेक्चर्स को देखिए। जैसे वहाँ पर लेक्चर 1, 2, 3 देख लीजिए और 1, 2, 3 देखने के बाद फिर यहाँ वाले लेक्चर्स को आप अटेंड कीजिए कि आपने वहाँ पर जो पढ़ा है, उसको आप यहाँ पर अगर एक्चुअली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ तो मैं बता दूँ कि मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, जो कि मैंने पेड कोर्स के रूप में लॉन्च कर रखा है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएँगे। ये सभी वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो और ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएँगे और साथ में मैं यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाऊँगा, उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा और इस पीडीएफ नोट्स की मदद से आप अपनी खुद की नोट्स बना के अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। इस कोर्स को पढ़ने के बाद कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपको अलग से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने जितना पढ़ाया है वो मोर देन इनफ होगा आपकी कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई करने के लिए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। बाकी अगर खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर जो शब्द है, किन लैटिन शब्दों के अर्थ से मिलकर बना? ध्यान से समझना, इसमें एक तो फैक्ट दिया गया है और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि एग्रीकल्चर जो है, एक तरीके की ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लैटिन जिन शब्दों से बना है एग्रीकल्चर, लैटिन भाषा के जिन शब्दों से ये एग्रीकल्चर बना हुआ है, उन शब्दों का अर्थ क्या है? ठीक? उन शब्दों का अर्थ फील्ड एंड मैनेजमेंट है, या फिर सॉइल एंड कल्टीवेशन है, या फिर गार्डन एंड ग्रोइंग है, या फिर फ्रूट एंड साइंस है। तो आपका जो राइट आंसर है, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉइल एंड कल्टीवेशन। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो हमारा शब्द है, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और लैटिन भाषा के ये दोनों शब्द कौन-कौन से हैं? ये दोनों शब्द हैं एगर और कल्ट्रा। एगर का क्या मतलब होता है? सॉइल, और कल्ट्रा का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन। इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। जिसमें एगर का क्या मतलब होता है? एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्ट्रा का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन। इसके अलावा हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है ये रिफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर जो होता है, ये क्या होता है? ये सॉइल की मदद से क्रॉप प्रोडक्शन करने का जो साइंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम बात करते हैं, इट इज़ द
फाउंडेशनल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब आदमी ने रहना स्टार्ट किया, जब आदमी का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जब आदमी ने एक जगह पर रहना स्टार्ट किया था, तो एक जगह रहते हुए आदमी ने जो सबसे पहला काम किया था, वो क्या किया था, जानवरों को पाला था। और जानवरों को पालने के बाद दूसरा काम क्या किया था, उसने खेती करना स्टार्ट करा था, जब वो सिविलाइज हुआ था। बाकी जो खाना बदोशी जिंदगी जी रहे थे, जब जब वो शिकार कर रहा था, उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, उस समय की बात। तो उसमें फंडामेंटल जो एक फाउंडेशनल एक्टिविटीज हुआ करती थी, वो कृषि हुआ करती थी। तो वहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसमें जो ये एग्रोनॉमी शब्द है, ये कौन सी भाषा से है? एग्रोनॉमी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और ये ग्रीक भाषा के जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, उनका अर्थ क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सॉइल एंड कल्टीवेशन, ऑप्शन बी है फील्ड एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है हाउस एंड स्टडी, इसके अलावा हमारा ऑप्शन नंबर डी है इंसेक्ट एंड डिस्कर्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एग्रोनॉमी के दो शब्दों के अर्थ बता रहा है? तो एग्रोनॉमी जिन दो शब्दों के अर्थ से मिलकर बना हुआ है, उन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? उन दोनों शब्द जो एग्रोनॉमी है, ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जो कि एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड, और नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेज करना। बोले तो फील्ड और मैनेजमेंट, इन दोनों शब्दों से हमारा एग्रोनॉमी बना हुआ होता है। एग्रोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो एग्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। जो हमारी फील्ड क्रॉप होती है, उसके प्रोडक्शन और वहाँ की सॉइल मैनेजमेंट करना, यानी कि हमारी जो सॉइल है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके हमारी जो फील्ड क्रॉप है, उसकी खेती करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। इट फोकस ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें साइंटिफिक तरीके से हम किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अपने वाटर को, सॉइल को और जो हमारी क्रॉप है, उसको मैनेज करते हैं, जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पाएँ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म हार्टिकल्चर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो टर्म हार्टिकल्चर है, ये किससे लिया गया है? जो हार्टिकल्चर शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। और लैटिन भाषा के जिस शब्द से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सॉइल एंड कल्टीवेशन तो हो नहीं सकता, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके अलावा गार्डन एंड ग्रोइंग हो सकता है, फ्रूट एंड साइंस हो सकता है, पॉट हर्ब और कल्टीवेशन हो सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर एक तो पहले ही निकल गया। तो हार्टिकल्चर जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और उन दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी गार्डन एंड ग्रोइंग से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है बगीचा और संवर्धन। तो जो हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें हार्टस का क्या मतलब होता है? गार्डन। और कल्टर जो इसमें जो कल्चर है, वो कल्ट्रा से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ग्रोइंग या फिर कल्चर करना। तो हार्टिकल्चर जो होता है, इसमें हम गार्डन क्रॉप जैसे फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं, इसके अलावा हमारी जो इसके अलावा जो फ्लावर है, इन सब की खेती करने का अध्ययन करते हैं कि इन तरीके से हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग का। इसका लैंडस्केप लैंडस्केप गार्डनिंग का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इट इज इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ इनक्लोज्ड ऑल स्मॉल एरियाज। बोले तो यह संलग्न और छोटे क्षेत्र में गहन खेती करने की एक तरीके की प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टर्म है, वो है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो शब्द है, ये कौन से भाषा से मिलकर बना हुआ है, आपको ये बताना है। और इसके अलावा दूसरा शब्द है कि ये जो पोमोलॉजी जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी जो शब्द है, ये दो शब्दों से जो मिलकर बना है, उन दोनों शब्द का अर्थ क्या है? गार्डन एंड ग्रोइंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हार्टिकल्चर का है। फ्रूट एंड साइंस ये हो सकता है, पॉट हर्ब एंड कल्टीवेशन ये भी हो सकता है, फ्लावर एंड कल्चर ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो फ्लोरिकल्चर का होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट और साइंस। तो इसमें जो फ्लोरिकल्चर है, सॉरी, इसमें जो पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी जो शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लैटिन भाषा का शब्द है पोमम। तो पोमम का क्या मतलब होता है? फ्रूट। और ग्रीक शब्द है एक लॉगस, जिसका क्या मतलब होता है? साइंस या फिर डिस्कस करना। बोले तो फ्रूट की खेती का अध्ययन जो होता है, वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। जितने भी लॉजी वाले शब्द होते हैं, ये सभी ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन जो पोमोलॉजी है,
क्योंकि पोमो में जो आगे जो पोनम शब्द लगा हुआ है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसीलिए कहा जाता है कि जो पोमोलॉजी है, वो लैटिन कम ग्रीक वर्ड है। अगर केवल पूछा जाए कि कौन-सी भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है लैटिन भाषा का शब्द है और जो लॉजी है वो ग्रीक भाषा का है, इसलिए इसको लैटिन कम ग्रीक वर्ड कहते हैं। तो पोमोलॉजी जो है, ये एक तरीके की फ्रूट कल्टीवेशन की साइंस होती है, जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि हम किस तरीके से अपने फ्रूट का प्रोडक्शन करें, यानी कि फल उत्पादन का जो विज्ञान है, उसी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। इट स्टडीज फ्रूट क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, जिसमें हम फ्रूट की क्रॉप को स्टडी करते हैं और उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करें, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करें, इन सभी चीजों का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। अगला है द टर्म ओरली कल्चर, तो इसमें जो ओलरी कल्चर शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो फ्रूट और साइंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो पोमोलॉजी का हो गया। फ्लावर और कल्चर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फ्लोरिकल्चर का हो गया। इंसेक्ट एंड स्टडी ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एंटोमोलॉजी का हो जाएगा। फिर बचा क्या? वेजिटेबल, पॉट, हर्ब एंड कल्टीवेशन। तो ओलरी जो कल्चर है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओलरी कल्चर जो है, ये लैटिन भाषा के ओलरीज से बना है। ओलरीज का क्या मतलब होता है? पॉट, हर्ब या फिर वेजिटेबल। और कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन। तो ओलरी जो कल्चर है, ओलरी कल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। जितने भी शब्द हैं जिनके लास्ट में कल्चर आता है, वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो ओलरी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल का अध्ययन करते हैं। ये प्राइमरी फोकस करता है जो हमारे हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो शाकीय पौधे होते हैं, जिनको हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, उन्हीं की खेती का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अगला जो हमारा शब्द है, वो है मॉनसून। मॉनसून जो शब्द है, वो कौन से भाषा से बना हुआ है और उसका मीनिंग क्या है? तो मॉनसून जो शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि जिसका अर्थ होता है ग्राउंड, या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइफ या फिर एनर्जी, या फिर अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सीजन, या फिर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू बार्टर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी, अरेबिक भाषा का शब्द होता है मानसून, और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सीजन। ये डिराइव किया गया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका क्या अर्थ होता है? सीजन, जिसको मौसम कहा जाता है। मानसून जो होता है, एक तरीके का जो सीजनल विंड पैटर्न होता है, जो कि हमारे रेनफॉल को अफेक्ट करता है, उसको हम मानसून बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ठंडी में बहुत ठंडी हवा चलती है, गर्मी में लू चलती है, बरसात में फिर मानसूनी हवाएं चलती हैं। तो हर सीजन में जो विंड का पैटर्न होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेनफॉल होता है वो प्रभावित होता है, उसी को हम मानसून बोलते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर इन ट्रॉपिकल रीजन। जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है, बोले तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, उन सभी क्षेत्रों में ये जो मानसून है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर हमको पता हो कि हमारे यहाँ पर बरसात कितनी होने वाली है, तो उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं कि कौन-सी फसल हमको अपने खेत में ग्रो करनी है और कौन-सी फसल को नहीं ग्रो करना है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है, उसका अर्थ क्या है? यानी कि इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो आपको बताना है। तो प्लांट एंड एलिमेंट्स, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पौधा और रोग, इसमें रोग वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगला है हाउस, ड्वेलिंग एंड स्टडी, ये हो सकता है। इंसेक्ट एंड डिस्कर्स, ये होगा नहीं। एटमॉस्फेयर एंड साइंस, ये भी हो सकता है। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसका क्या अर्थ होता है? हाउस और ड्वेलिंग एंड स्टडी, यानी कि घर निवास और उसका अध्ययन। हमारे आसपास का जो जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास के पूरे वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? उसके आसपास के वातावरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी जो शब्द है, वो ग्रीक शब्द इकोस से बना है, जिसका मतलब होता है हाउस और डवेलिंग, और लोगोस का क्या मतलब होता है? स्टडी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी एक जीवित व्यक्ति है, या फिर कोई जीवित चीज है, जीवित जानवर है, इंसेक्ट पेस्ट है, कुछ भी है, अगर वो जीवित है, कोई एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, अब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन बना के रह रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इट एग्जामिन्स द हाउस और हैबिटेट ऑफ लिविंग बीइंग। ये क्या करता है? ये एग्जामिन करता है कि जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है,
उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास का हैबिटेट कैसा है, वहां पर जो प्राणी रह रहे हैं वो किस तरीके के होते हैं। ये एक इकोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी जो शब्द होता है, क्योंकि लास्ट में लॉजी लगा हुआ है, तो लॉजी वाले मैंने आप लोगों को बताया कि लॉजी वाले जितने शब्द होते हैं ये सभी ग्रीक वर्ड होते हैं। इनका क्या अर्थ होता है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि एंटमोलॉजी जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें एंटमॉन जो है इसका अर्थ होता क्या है। सेगमेंट या फिर लेग, इंसेक्ट एंड डिस्कर्स, प्लांट एंड नॉलेज, फंगस एंड टू किल। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एंटोमोलॉजी के अर्थ को बताता है। एंटोमोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है इंसेक्ट एंड डिस्कस। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट के स्टडी करते हैं। बोले तो एंटमोन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है, एंटमो से बना है जिसका मतलब होता है इंसेक्ट। और जो लोगस है, लोगस का मतलब होता है डिस्कस करना या फिर स्टडी करना। तो एंटोमोलॉजी जो शब्द है, एंटोमोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट की एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अगला है एंटोमोन, जो रिलेट्स होता है वो इंसेक्ट से होता है और इसका मतलब होता है कट इनटू सेक्शन। जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो सेक्शंस में कटी होती है। एंटमो जो होता है वो इंसेक्ट विंग को ज्यादातर यूज किया जाता है। और एंटमो का मतलब होता है कट इनटू सेक्शन। जो इंसेक्ट होते हैं इनकी बॉडी कैसे कटी होती है, इनकी बॉडी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये तीन पार्ट्स में इंसेक्ट डिवाइड होता है। इसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो इंसेक्ट का क्या मतलब होता है, कट इनटू सेक्शंस। और यहाँ पर जो मैंने एंटोमोलॉजी बताया, एंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और इंसेक्ट का मतलब होता है कट इनटू सेक्शंस। और लोगोस का क्या मतलब होता है, डिस्कर्स या फिर स्टडी करना होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फंगिसाइड इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड। जो फंगिसाइड है ये लैटिन भाषा के जिस शब्द से मिलकर बना है उसका अर्थ क्या होता है। इंसेक्ट एंड स्टडी ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो एंटोमोलॉजी का है। फंगस एंड टू किल, तो ये हो सकता है। अगला है प्लांट और एलिमेंट्स, ये तो होगा नहीं। और एटमॉस्फेयर एंड साइंस, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, फंगस एंड टू किल। यानी कि फंगस को जो मारने वाला होता है उसको हम फंगिसाइड बोलते हैं। तो ये जो फंगिसाइड है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि फंगस जिसका अर्थ होता है फंगस, और एक है क्योडो जिसका मतलब होता है किल करना। यानी कि जो फंगिसाइड है ये लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है फंगस को मारने वाला। फंगिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे फंगाई को मारता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे क्रॉप्स को फंगल डिजीज से। अगला है व्हेन डिड द फर्स्ट मैन होमो इरेक्टस इवॉल्व ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो सबसे पहला आदमी था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का क्या मतलब होता है, इरेक्टस का मतलब होता है सीधा, सीधा खड़ा होने वाला, सीधा खड़ा होकर, खड़ा होकर चलने वाला। तो सबसे पहला जो खड़ा होके चलने वाला जीव था, यानी कि दो पैर पर चलने वाला जो सबसे पहला जीव था, दो पैर पहले जब हम हमारा जो पुराना समय हुआ करता था, बोले तो जब हम अ, हमारा विकास नहीं हुआ था होमो इरेक्टस से पहले, तो होमो इरेक्टस से पहले जो हमारी स्पेसीज हुआ करती थी होमो वाली, वो चारों पैरों से चली, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों से वो चला करती थी। जैसे आज आजकल आप देखते होंगे जो हमारे जानवर चलते हैं, हाथी घोड़ा, उस तरीके से हम चला करते थे। फिर बाद में जब होमो इरेक्टस आया तो इसने दो पैर पर सीधे खड़े होकर चलने लगा, चलना स्टार्ट किया, जिससे इनका जो मेरुदंड है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो पहले रीढ़ की हड्डी ऐसे पृथ्वी से कैसी होती थी, पृथ्वी के समांतर हुआ करती थी। लेकिन बाद में पृथ्वी के लंबवत हो गई। जैसे ये पृथ्वी है तो इसके लंबवत हो गई। जैसे हम चलते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, लेकिन गाय भैंस पृथ्वी के समांतर, ये पृथ्वी की सतह है, तो इसी तरीके से इनकी मेरुदंड होता है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो होमो इरेक्टस पहला जीव था जो कि सीधा खड़े होकर चलता था, मतलब जिसकी रीढ़ की जो हड्डी थी, मेरुदंड जो था, वो लंबवत हुआ करता था जमीन से। तो इसीलिए इसको होमो इरेक्टस कहा गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि होमो इरेक्टस आज से कितने साल पहले पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, बोले तो इसका विकास हुआ था। तो 250 यानी कि लगभग 250,000 वर्ष पहले, या फिर 25,000 वर्ष पहले, या लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले, या फिर 1.5 मिलियन वर्ष से भी ज्यादा पहले।
तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है, ये कौन-सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है, वो है लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि आज से लगभग 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो यानी कि आज से 15 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर होमो इरेक्टस नाम का एक जीव आया था और उसी होमो इरेक्टस से फिर जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव और फिर आगे आके होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव है, ये उत्पत्ति हुआ और इसकी उत्पत्ति हुई। तो आज से जो हम होमो सेपियंस देख रहे हैं, यानी कि जो हमारी जो ये लेटेस्ट वाली जो चल रही है, जिसमें हम लोग और आप लोग हैं, ये माना जाता है कि आज से लगभग 35,000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे। तो होमो इरेक्टस जो है ये इवॉल्व हुए थे 1.5 मिलियन ईयर एगो। इसके अलावा इट स्पेंड थाउजेंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड आफ्टर 5 लाख ईयर, यानी कि 5 लाख वर्ष बाद पुरानी दुनिया में ये फैल गया। समझ रहे हो ध्यान ध्यान से? यानी कि हम आए थे लगभग 15 लाख साल पहले और 15 लाख साल पहले आने के बाद लगभग 10 लाख साल हमको लग गया पूरी दुनिया में फैलते-फैलते। तो पूरी दुनिया में फिर होमो इरेक्टस हो गए। फिर होमो इरेक्टस के बाद जावा, पेकिंग, निएंडरथल, इस तरीके से तमाम तरीके का हमारा इवोल्यूशन होता गया और अंत में जाके हम होमो सेपियंस बने। होमो सेपियंस का एज जो माना जाता है, वो माना जाता है कि आज से लगभग 34 से लेके 35,000 वर्ष के आसपास में होमो इरेक्टस इस पृथ्वी पर आपको देखने को मिले थे। तो होमोस का मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस और इरेक्टस का क्या मतलब होता है? इरेक्ट यानी कि ऐसा ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जो कि सीधा रहता है, हमेशा सीधा रहता है। जैसे हम लोगों की पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमेशा सीधी रहती है। हम बैठे हैं तो भी सीधी रहेगी, सोते हैं तो केवल सोते समय हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्षैतिज होती है, अन्यथा ये हमेशा ऊर्ध्वाधर ही रहती है। अगला है व्हेन डिड मॉडर्न मैन, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस अपीयर, ये कब आए थे? 1.5 मिलियन ईयर एगो या फिर 250,000 साल पहले या फिर 25,000 साल पहले या फिर 1 पॉइंट बिलियन वर्ष से भी ज़्यादा अधिक पहले। ये हमारा कितना है? तो होमो सेपियंस की जो उत्पत्ति हुई थी, ये कब हुई थी? आज से 250,000 साल पहले हुई थी। अब इसमें बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जी अभी आपने तो 35,000 साल बताया है, तो ध्यान से समझना। ये जो होमो सेपियंस आए थे, इनमें भी थोड़ा-थोड़ा बदलाव होता गया। मतलब उस समय क्या होता था कि कान बड़े होते थे, होमो सेपियंस के कान बड़े होते थे और जो मुँह होता था जबड़ा, ये जबड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता था और नाक और जो ये थूथन होता है, मतलब नाक और जो हमारा दाँत वाला पार्ट होता है, ये पूरा मुँह ये थोड़ा-सा आगे की तरफ हुआ करता था। तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता गया और फिर अंत में जो आधुनिक मानव है, वो 35,000 साल हुआ। तो यहाँ पर आधुनिक मानव नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि होमो सेपियंस कब आए थे? तो होमो सेपियंस जो थे, ये हमारा कब आए थे? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में आए थे, बोले तो लगभग 250,000 साल पहले, 250,000 साल पहले ये पृथ्वी पर प्रकट हुए थे होमो सेपियंस और फिर बाद में यही इवॉल्व होते गए और किसमें? जावा मानव, क्रो-मैग्नन, फिर आगे चलकर ये सबसे पहले तो हमारा इरेक्टस हुआ करता था, फिर जावा था, फिर जावा के बाद फिर क्रो-मैग्नन मानव हुआ, फिर मॉडर्न मानव आया। और इसमें जो सेपियंस का मीनिंग होता है, वो लर्निंग हैबिट होता है। आप लोगों ने जो अभी पढ़ा है होमो और होमो के बाद ये सेपियंस जो होता है, सेपियंस का क्या मतलब होता है? लर्निंग हैबिट वाला। पूरी दुनिया में केवल पूरी पृथ्वी पर केवल एक जीव होता है जिसकी लर्निंग हैबिट होती है। ये इसको कुछ डाटा दो तो उस कुछ डाटा से कुछ अलग डाटा निकाल लेता है। जैसे हम ही लोग हैं जो हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये गेहूँ है, इसको हम उबालेंगे तो ये पक जाएगा, तो ये आसानी से पच जाएगा। इस तरीके से मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और कंटीन्यूअस लर्निंग की जो हैबिट है, वो केवल हमारे अंदर होता है, केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। बाकी अगर कोई ऐसा जीव नहीं है इस धरती पे, जितना लर्निंग हैबिट ह्यूमन बीइंग की है, उतना किसी और की नहीं होती है। जैसे एक कुत्ता है, एक कुत्ते को आपको अगर 25 से 30 इंस्ट्रक्शन सिखाने होते हैं, तो 25 से 30 इंस्ट्रक्शन सिखाने में कुत्ते को महीनों भर का समय लग जाता है। जबकि हम लोग अगर एक बार लर्निंग हैबिट में आ जाते हैं, तो हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी ग्रैब करने की हमारे अंदर काबिलियत होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से याद करना। ये लगभग-लगभग मैंने आपको बताया था ना वो 15 लाख साल पहले, लेकिन यहाँ पर 2.5 थाउज़ेंड बोले तो ये लगभग 2.5 लाख साल पहले की ये बात है। 15 लाख साल पहले तो इरेक्टस आए थे, लेकिन ये 2 ढाई लाख साल पहले होमो सेपियंस आए और आज का आधुनिक जो मानव है, ये 35,000 साल पहले आया था,
जो कि हम 35,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते थे। बस केवल उनकी हाइट ज़्यादा होती थी और मसल्स उनके पास ज़्यादा होती थी, मसल्स पावर। क्यों? क्योंकि जितना वो फिजिकल काम करते थे उतना अब हम लोग फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से धीरे-धीरे हमारा जो स्टेमिना है वो घटता जा रहा है। स्टेमिना घटने का सेंस कि जैसे जितनी मसल वाली बॉडी उनकी थी, जितने मसल्स उनके होते थे, जितनी लंबाई-चौड़ाई उनकी होती थी, उतना हम लोगों की नहीं है, क्योंकि अब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। अगर हम जिम में जाके काम करते हैं तो वो तो ठीक है, जिम में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं है। पहले के लोग खेती करते समय या फिर और कोई काम करना होता तो ज़्यादातर वो फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते थे, इसलिए वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर? ये जो होमो सेपियंस है, इसके जो पहले एंसेस्टर थे बोले तो आज से लगभग 250,000 साल पहले, 250,000 साल अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा, लगभग 2.5 साल लाख साल पहले, यानी यानी कि आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले पृथ्वी पर जो होमो सैपियंस आए थे, ये आए कहाँ थे? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, फिर या अमेरिका में? तो इसका ऑप्शन है अफ्रीका में कहा जाता है। सबसे पहले कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले इस धरती पर आदमी कहाँ पर आए थे? तो इस धरती पर सबसे पहले आदमी अफ्रीका में आए थे, होमो सेपियंस भी वहीं आया था और होमो इरेक्टस जो था, वो भी अफ्रीका में ही आया था। होमो सेपियंस जो सबसे पहली बार आया था, वो अफ्रीका में आया था लगभग 25,000 साल पहले, यही मैं सॉरी 35,000 साल पहले, इसी की मैं बात आपको बता रहा था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इट डिफर्स ड्यू टू लार्ज ब्रेन इंटेलिजेंस एंड टूल मेकिंग स्किल। ये थोड़े से अलग थे, वो जो होमो सेपियंस थे, जो आज से 2.5 लाख साल पहले आए थे, और ये 25,000 साल पहले वाले, इनमें दोनों में थोड़ा-सा अंतर था। क्या? इनका ब्रेन जो था थोड़ा-सा बड़ा था। जैसे आप देखोगे ना, जो आदिमानव का जो ब्रेन होता था छोटा होता है। जैसे बंदर देखो, बंदर का जो सर होता है छोटा होता है, लेकिन हमारा दिमाग थोड़ा-सा बड़ा होने लगा। हमारे अंदर थोड़ी-सी इंटेलिजेंस आ गई। हमारे अंदर टूल मेकिंग की कैपेसिटी आ गई, मतलब टूल मेकिंग की स्किल आ गई। कैपेसिटी तो नहीं कहेंगे, टूल मेकिंग की हमारे पास स्किल आ गई। हम नया-नया टूल बनाने लगे। नया-नया टूल बनाने का इन द सेंस कि जैसे हमने कुल्हाड़ी का आविष्कार किया, इसके बाद फिर हमने कुदाल का आविष्कार किया, फावड़े का आविष्कार किया, तमाम तरीके के औजार का आविष्कार किया। और ह्यूमन बीइंग के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है जो किसी चीज़ का आविष्कार कर सके। हाँ, चिड़िया हैं, जैसे वो चिड़िया घोंसला बना लेती है या फिर माद बना लेते हैं, कुछ जानवर कुछ बिल बना लेते हैं, वो चीज़ दूसरी है। लेकिन टूल मेकिंग की जो टिप्स है, टूल मेकिंग का जो स्किल है, ये आदमी के अलावा और इस धरती पर किसी के पास नहीं होता है। इसके अलावा ये जो होमो सेपियंस आए थे, पुराने वाले और नए वाले के बीच में ये अंतर था कि जो नए वाले आज से 35,000 साल पहले आए थे, इनके जो दाँत हुआ करते थे, थोड़े-से छोटे-छोटे होते थे और इनकी जो चिन अभी जो ठुड्डी होती थी, थोड़ी-सी छोटी होती थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि इनका जो जबड़ा होता था और इसके बाद नाक और मुँह वाला जो थूथन वाला पार्ट होता था, ये आगे को बढ़ा रहता था। ऐसा नहीं होना स्टार्ट हुआ 35,000 साल पहले। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड? एक्सटेंशन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? आउट एंड स्ट्रेचिंग, ग्राउंड, सीजन या फिर लाइफ एंड एनर्जी? तो एक्सटेंशन जो शब्द है वो एक्स और टेंसियो से मिलकर बना होता है। एक्स और टेंसियो, तो एक्स का क्या मतलब होता है आउट, और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, बोले तो बाहर की तरफ खींचना। तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग नॉलेज आउट टू फार्मर्स, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी रिसर्च होता है, उस रिसर्च को अंत में किसानों तक पहुंचाना, जिससे किसान एग्रीकल्चर करने के जो तरीके हैं उसको मॉडर्नाइज कर सकें और खेती करने के नए नए तरीकों को सीख कर खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। आगे है, इट इन्वॉल्व डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, ओ सॉरी डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। बोले तो इसमें एग्रीकल्चरल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको डिसेमिनेट किया जाता है। बोले तो डिसेमिनेशन मतलब प्रसार किया जाता है, फैलाया जाता है। अगला है द टर्म निमेटोलॉजी। तो निमेटोलॉजी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? थ्रेड एंड फॉर्म। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो निमेटोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का है, जिसमें निमेटो जो है, इसमें आगे का जो पहला वर्ड है नीमा, ये नीमा का मतलब होता है थ्रेड, बोले तो धागे नुमा, और टोएड का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि धागे जैसी संरचना वाला जीव, जिसको निमेटोड बोलते हैं, और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं?
नेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो नेमेटोड्स आर थ्रेड लाइक राउंड वर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट पैरासाइट होते हैं, जो कि पौधे को डैमेज करते हैं। इन्हीं के अध्ययन को नेमेटोलॉजी बोलते हैं और इनको नेमेटोड कहा जाता है। ये जो नेमेटोलॉजी है, ये प्लांट पैथोलॉजी का एक शाखा होती है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ही हम नेमेटोलॉजी पढ़ते हैं। अगला है व्हाट मैन होमो सेपियंस डिफरेंट, व्हाट मेक्स होमो सेपियंस डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। मतलब जो बुक में लिखा गया है, बुक के अनुसार, जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं निम्रा सुंडा जी की बुक से बनाए हैं, तो उस बुक में होमो सेपियंस जो शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब होमो सेपियंस जो है, ये अन्य जीवों से अलग हैं तो कैसे हैं? बुक के आधार पर। तो इनका जो दिमाग है ये बड़ा होता है और टूल का ये यूज कर लेते हैं। दांत इनके छोटे होते हैं या दांत बड़े होते हैं। स्मॉल ब्रेन, लार्ज टीथ, नो चिन, लो इंटेलिजेंस, नो स्किल इन मेकिंग टूल्स। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनका दिमाग बड़ा होता था और इनको टूल का यूज करना और टूल को बनाना आता था। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लार्ज ब्रेन, स्मॉल टीथ, चिन, इनके ठुड्डी यानी कि जबड़ा भी छोटा होता था, दांत भी छोटे होते थे, ब्रेन काफी ज्यादा बड़ा होता था, इंटेलिजेंट होते थे और टूल मेकिंग की स्किल उनके अंदर होती थी। दीज ट्रेट्स डिस्टिंग्विश होमो सेपियंस फ्रॉम फेलो एनिमल्स। इसी की वजह से ये हमारे जो दूसरे पुराने जो हमारे होमो सेपियंस से जो और पहले हुआ करते थे, उनसे ये अलग होते गए। इंटेलिजेंस इनेबल मेकिंग एंड यूजिंग टूल्स, इनकी इंटेलिजेंस की वजह से इन्होंने तमाम तरीके के टूल्स बनाए और उसको बनाने के तरीका और उपयोग करने के तरीके का इन्होंने आविष्कार किया। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।